सवाल इस बात का है कि बांटने वाले कौन लोग हैं और बंटने वाले कौन लोग हैं। कि भारतीय जनता पार्टी देश की एकता को खंडित करना चाहती है। तो ये दोहरा चरित्र जो है ये हमेशा इंडी गठबंधन का हर चीज में आपको देखने को मिले। सर्वजन सुखाय का आपने नारा क्यों दिया, नहीं दिया, फिर आप ये पीडीए लेकर क्यों आ गए? पीडीए फॉर्मूले से बहुत हड़बड़ा जाती है। बीजेपी को डर है हमारे पीडीए फॉर्मूले से। क्यों? कि जहां पर सबसे ज्यादा उम्मीदवार ठोक रही थी बीजेपी, अयोध्या सीट, वो क्यों हार गए? कि अगर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार बन जाएगी तो ये संविधान को खत्म कर देंगे। ये कटेंगे बटेंगे क्या है, भारत में 5000 से ज्यादा जातियां रहती हैं। जनशक्ति राष्ट्र शक्ति, ये जो है आरएसएस की जो युवा विंग थी उसका ये नारा था। राष्ट्र शक्ति जनशक्ति, जनशक्ति राष्ट्र शक्ति, ये जो है आरएसएस की जो युवा विंग थी उसका ये नारा था। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। देखिए, सियासी घमासान मचा हुआ है क्योंकि उपचुनाव है। बयानबाजी इधर से भी हो रही है, उधर से भी। इंडिया गठबंधन की बात करूं, वहां भी जो जुबानबाजी है, जो बयानबाजी है, वो तेज़ हो गई है। तो वही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी तेज़ होती नज़र आ रही है। ये ज़ुबानी परिभाषाएँ हैं, इसको समझने के लिए लोगों के बीच है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में एक भाषण में उन्होंने कहा कि जो बांटने की बात करते हैं उनका डीएनए दुर्योधन का डीएनए है, रावण का डीएनए है। फिलहाल क्या इंडिया गठबंधन को वो बांटने का कह रहे हैं? क्या वाकई इंडिया गठबंधन बांट रहा है? समाजवादी पार्टी पे उन्होंने ये आरोप लगाया और समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव ने कहा ना कटेंगे ना बटेंगे, हम जीतेंगे और आगे बढ़ेंगे एक साथ चल के। तो ये जो बयानबाजी है काफ़ी तेज़ हो रही है। हमारे साथ कांग्रेस के जो सदस्य हैं उनसे बात कर लेते हैं, काफ़ी जानकारी रखते हैं। सर, कैसे देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ के इस बयान को कि उन्होंने कहा है जो बांटते हैं देश में, जो लोगों को बांट रहे हैं, जातियों में बांट रहे हैं, उनका डीएनए दुर्योधन और रावण का है? देखिए, बहुत आपने अच्छा लॉजिकल आपने सवाल उठाया। मुद्दा भी गंभीर है कि बटेंगे कटेंगे। सवाल तो तब गंभीर और बढ़ जाता है जब इन जोगी जी को कैसे इस बात का बोध हुआ कि देश बट रहा है। ये कौन इनके पास व्यक्तिगत सूक्ष्मदर्शी का भारतीय जनता पार्टी ने आविष्कार कर दिया कि वो सूक्ष्मदर्शी इनके भावनात्मक सोच पर मुहर लगा रही है। सवाल इस बात का है कि बांटने वाले कौन लोग हैं और बंटने वाले कौन लोग हैं, और बांटने और बंटने वाले में किसका भूमिका है कि जो राष्ट्र की एकता को खंडित कर रहा है, जो राष्ट्र की अस्मिता पर हमला कर रहा है, जो भारतीय संविधान का स्ट्रक्चर पर हमला कर रहा है। सवाल तो गंभीर है, लेकिन मुझे लगता है कि जोगी जी के जो आंतरिक भावना का जो उद्घोष हुआ है, जो परिकल्पना हुई है, जो इनका मानना है, ये बात पूर्ण रूपेण प्रमाणित होती है कि भारतीय जनता पार्टी देश की एकता को खंडित करना चाहती है। निरंतर इसने हिंदू मुसलमान की बात की है, दूसरे किसी पार्टियों ने जातियों का बात नहीं की। आज जब जात की बात हुई तो उसमें भारतीय जनता पार्टी भी इन्वॉल्व थी, 77 में इन्वॉल्व थी, 89 में इन्वॉल्व थी और आज भी इन्वॉल्व है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जोगी जी का ये जो माया की नगरी जो इन्होंने एकता का बना रखी है, तेरा दिल तो है सनम यासना, तुझे क्या मिलेगा नवाज। सर, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बांटने का काम कर रही है। एक तरफ ये कह रहे हैं जो बांट रहा है, वो जो जातियों में बांट रहा है, उसका डीएनए दुर्योधन का। तो यानी कि ये किस पार्टी को कहना चाह रहे हैं? जब बांट यही रहे तो ये केवल जात का बंटना राष्ट्र की एकता के लिए उतना गंभीर नहीं है, लेकिन धर्म में समाज को बांट देना ये राष्ट्र के एकता के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप मन आकर्म वचन ध्यान जो लावे। आप संत भी हैं, केवल मुख्यमंत्री नहीं हैं। संत को समाज की मर्यादा, व्यवस्था की मर्यादा, संविधान की मर्यादा, मानवीय मर्यादा, जनतंत्र की मर्यादा
का रक्षा करना संत का काम है, पथ प्रदर्शन करना संत का काम है, समाज को सही दिशा देना संत का काम है। और जोगी जी से हम अपेक्षा करते हैं कि ये सार्थक भारत के निर्माण में, संविधान को मजबूती के क्षेत्र में आपको काम करना चाहिए। पहले आप संत हैं, इसके बाद मुख्यमंत्री हैं, तो संत में भी आपको नेक होना चाहिए, मुख्यमंत्री में भी नेक होना चाहिए, संवैधानिक मर्यादा का भी ध्यान रखना चाहिए और पूरे जनतंत्र को एक सूत्र में बांध करके समाज को सही दिशा में प्रवेश करने का काम करना चाहिए। जोगी जी से मेरी अपेक्षा है, मैं कहना भी चाहता हूँ। अच्छा, आपने एक बात कही कि योगी जी को चाहिए कि वो मर्यादा का ध्यान रखें। एक तरफ वो राम की बात करते हैं, राम जी की बात करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम उनको कहा गया है। तो उस तरह की भाषा में ये जो जिस तरह का एक अपमानित करना, रावण कह देना, दुर्योधन कह देना, डीएनए पर बात उतर आना, किसको कैसे देख रहे हैं? सबसे बड़ी बात है कि जिसको जिस चीज का बोध होता है, तुलसीदास ने रामचरितमानस में जिक्र किया कि जाकी रही भावना जैसी। जिस भावना से आप प्रेरित होकर के थिंकिंग करेंगे, जिस भावना से प्रेरित होकर के जिस दर्पण का अनुकरण करेंगे, जिस भावना से प्रेरित होकर के इस विधा के विधान में सार्थक भारत का निर्माण का अगर सपना पालेंगे, तो एक ये दिशा अलग अलग निर्धारित करेगा और व्याख्या भी अलग अलग होगी। थिंकरों का अलग अलग व्याख्या लिखी जाएगी। एक ही नदिया एक घाट बहुतेरी, जौना गंगा में प्रयाग बह रही है, जिस जल के लिए सुकरात तड़पा करता था, वही गंगा में श्मशान घाट है, जहां कोई अपने पैर के तले पानी नहीं छूना पसंद करता। तो समझने का तरीका है कि आप किसको किस रूप में, किस नजरिया में, किस विधा में, किस मानवीय दृष्टिकोण में एक सार्थक मनुष्य होने के नाते, एक सार्थक सोच रखने वाले व्यक्ति होने के नाते, एक सार्थक भारतीय होने के नाते भारत का संविधान का भावनाओं का समादर करना चाहिए। मैं निष्पक्षता से और बाबा से उम्मीद भी करता हूं कि सार्थक भारत के निर्माण में हिंदू मुसलमान की बात छोड़िए, जातियों की बात छोड़िए, यहाँ जात से देश को खतरा नहीं है, यहाँ धर्म से खतरा नहीं है, खतरा आपकी कटु नीति से है, खतरा आपका बदला से है, खतरा आपका द्वेष से है, खतरा आपका डह से। और ये सार्थक भारत का अगर दर्पण को चकनाचूर करने का काम करता है, तो एक संत होने के नाते हम लोगों जैसा आदमी आपसे अपेक्षा रखता है कि आप सार्थक भारत के बारे में सोचिए, आप भारत की एकता के बारे में सोचिए, भारत की अखंडता के बारे में सोचिए, भारतीय संविधान के बारे में सोचिए, धर्म और जात का बात करना बंद करिए। आपसे मेरी अपील है। देखिए, ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ लगातार, और बयान भी जो दे रहे हैं वो साफ तौर पे दर्शा रहा है कि कटोगे तो बटोगे, और अब वो कह रहे हैं कि जो जातियों में बांटते हैं उसका डीएनए जो है दुर्योधन का है और रावण का है। तो कैसे देख रहे हैं इस बयान को? क्या इस तरह के बयान की शब्दावली होना चाहिए कि मुख्यमंत्री? देखिए, मैं तो कलाकार हूँ, गायक कलाकार, और माननीय योगी जी मुख्यमंत्री हैं इस प्रदेश के, तो मैं तो ये चाहता हूँ कि सद्भावना बनी रहे, ना कोई बटे ना कटे, और सब एक साथ रहे, मेरी तो ये इच्छा है। लेकिन कुछ चीज़ें हो रही हैं, उस पर बोलना पड़ता है। बहुत चीज़ें, जैसे आप देखिए, जहाँ जहाँ पर ज़्यादा बहुतायत मुस्लिम रहते हैं, तो वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम्स है। फिर वो विरोध होता है उसका कि भाई ये क्यों नहीं होता, वहाँ क्यों नहीं होता है। और कटेंगे बटेंगे में तो मुझे तो विश्वास नहीं है, लेकिन ये फिर भी हम चाहते हैं, कलाकार होने के नाते हम कोई वैमनस्यता की बातें नहीं करेंगे और सब एक साथ रहें, हमारी तो ये इच्छा है। मतलब आपको लगता है कि नाइत्तेफाकियां और ये जिस तरह से दंगे फसाद ज़्यादा बढ़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार? ऐसा नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो आपने क्यों कहा कि मुस्लिम जो इलाके हैं वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं होनी कभी कभी होती हैं, उनको उन पर ध्यान देना चाहिए, ये चीज़ तो है। लेकिन क्या है कि फिर भी हम तो यही चाहते हैं कि सब एक साथ रहें, एक साथ मिल के चले, यही मेरी भावना है। आप कैसे देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ के ये डीएनए वाले बयान को? देखिए, अभी तो जो हमारे कांग्रेस के मित्र संविधान की बात कर रहे थे, भारत की बात कर रहे थे, निसंदेह बहुत अच्छी बात है। लेकिन
विडंबना आप देखिए कि इन्हीं के जो शीर्ष नेतृत्व के नेता हैं राहुल गांधी, और वो जब भारत से बाहर विदेश में जाते हैं तो वो भारत को गलत बोलते हैं, भारत के संविधान को गलत बोलते हैं, न्याय प्रणाली को गलत बोलते हैं, जो इलेक्शन कमीशन है उसको गलत बोलते हैं। तो ये दोहरा चरित्र जो है ये हमेशा इंडी गठबंधन का हर चीज़ में आपको देखने को मिलेगा। आपने कहा कि वो विदेश जाकर गलत बोलते हैं, ऐसा तो मोदी जी जाते हैं, वो भी उनकी भी जुबान लड़खड़ा जाती है, उसको तोड़ मरोड़ के दिखाया जाता है। और दूसरी बात ये है कि चुनाव आयोग पर तो देश में ही सवाल उठा रहे हैं, विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। जी, मोदी जी की कौन सी जवान लड़खड़ाई, जरा उसका एक उदाहरण आप दे दीजिए मुझे। ये इससे हमसे बेहतर ये सर आपको ये जवाब दे देंगे। मोदी जी विदेश साहब आप जो है आप ये चैनल पर है, सारे सोशल मीडिया पर है कि चाइना में प्रधानमंत्री की वीडियो जो जारी हुई वो यहाँ तक कहते मिले कि मैंने कौन ऐसा कर्म किया, कुकर्म, कि मुझे भारत जैसे देश में पैदा होना पड़ा। तो कहने का मेरा मतलब कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, राहुल गांधी की हर बात को जो भारतीय जनता पार्टी का एनालिसिस टीम है, जो थिंकर है भारतीय जनता पार्टी का, मुझे लगता है कि कहीं कहीं त्रुटियां कर जाते हैं, कहीं कहीं एनालिसिस करने में जब चूक हो जाती है। इसीलिए जब व्याख्या भारत के पटल पर लाते हैं तो वो व्याख्या खंडित हो जाती है। वो व्याख्या के शब्द राहुल गांधी को जहां इनका थिंकर टैंक दर्शाना चाहता है वहां बिलक जाता है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी पर ये जरूर कह दूं आपके चैनल पर कि भारतीय जनता पार्टी को मन आकर्म वचन ध्यान जो लावे, अपने वचन को ध्यान में रखना चाहिए, अपने कर्म को ध्यान में रखना चाहिए, अपने सिस्टम को ध्यान में रखना चाहिए। किसी भी प्रतिद्वंदी, आप एक राजा के साथ वही व्यवहार कर सकते हैं जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है, लेकिन आप में तो राजतंत्र की अगर किसी भी पैरे को मैं इनसे एक सवाल ले लेते हैं। आपने सुना कि किस तरह से चाइना में प्रधानमंत्री जाकर हमारे देश के प्रधानमंत्री ये बोलते हैं कि हम उनका यहाँ पैदा होना ये उनका दुर्भाग्य था। नहीं, वो गलत है, वीडियो एडिटेड वीडियो है, वो चलाया गया। और आपने मुझसे सवाल करा। अच्छा सर, तो बता दीजिए कि इस समय सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, ये बटने की कटने की बात क्यों बार बार सामने आ रही है? अब ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, हर व्यक्ति हो, देश हो, समाज हो, वो अपने इतिहास से सीख लेता है। आप ये बता दीजिए कि भारत में जब अंग्रेज आए तो कितने अंग्रेज आए थे यहाँ पर, और उन्होंने पूरे भारत पर राज करा। ठीक, जब जो भी विदेशी आक्रांता आए, जो मुग़ल आए यहाँ पर, मुग़ल कितनी सेना यहाँ पर लेके आए थे, लेकिन उन्होंने पूरे देश पर सैकड़ों साल राज करा। क्यों करा? क्योंकि यहाँ भारत का जो रहने वाला था, और मैं वहाँ पर हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये हिंदू मुस्लिम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं ये बात कर रहा हूँ कि जब जब हम गुलाम हुए हैं, उस गुलामी के पीछे जयचंद्र जो थे वो यहीं के थे, जयचंद्र जो थे वो यहीं के थे, जिनके कारण से जब जब हम बटे हैं, और ये इतिहास रहा है, इसको मैं इसलिए बार बार कोट कर रहा हूँ कि भारत जब जब गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा गया, उसके पीछे कोई विदेशी नहीं था, उसके पीछे भारत के लोग थे। वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं इस चीज़ को नहीं कह रहा हूँ यहाँ पर, चूँकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत के ही सारे लोग रहने वाले हैं। ये हमेशा से भाईचारे की तरीके ये रहे। लेकिन आजकल की राजनीति आप जब देख लीजिए कि जब राजनीतिक पार्टियां ये कहती हैं कि हम पीडीए का फार्मूला लेकर आ रहे हैं, पिछला, दलित, अल्पसंख्यक, नहीं उसमें अगड़ा भी है। नहीं अगड़ा नहीं है, सुन लीजिए। अरे अब सुन लीजिए, अब देखिए, अगर आप ही मुझसे, मैं आपको सिर्फ अखिलेश यादव की वो बयान बता रही हूँ कि मैंने अखिलेश यादव का आप पहला बयान अगर उठा के देख लीजिए, मैं आपसे क्या कहता हूँ, या तो फिर मुद्दे की पूरी जानकारी रखिए। अखिलेश यादव ने जब पीडीए लॉन्च करा तो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सिर्फ 3 शब्द कहे थे। चलिए मान लेते हैं। उसके बाद जब उनको ये लगा कि उनकी पार्टी में तो और भी लोग हैं, तो निश्चित तौर पर भी उन्होंने
पी से पुणे वाला भी कर दिया, डी से दिल्ली में जो लोग रहते हैं वो भी कर दिया। वो तो फिर उन्होंने फिर अब सब पी से जितना शुरू हो रहा सब पी से शुरू हो रहा। फिर पिछला दलित अल्पसंख्यक, आप इसकी एक राजनीति यहाँ पर लेकर आए। क्या पिछला दलित अल्पसंख्यक के अलावा जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो क्या करें बताओ? वो क्या अरे एक सेकंड देखिए, सुनिए मेरी बात हमारी। मैं बता रहा हूँ, आइए इधर, आइए इधर, बैठिए आप आइए, बहुत विद्वान है आप, बैठिए मैं आपको बताता हूँ। नहीं, अरे क्या जवाब आप देंगे? आपने कहा, एक मिनट जो अखिलेश यादव से बड़े आप हैं, या तो फिर आप, या तो अखिलेश यादव ने जब पीडीए लॉन्च करा तो पिछला दलित अल्पसंख्यक उठा के वीडियो देख लो, 50 वीडियो पड़े हैं। अब आप अखिलेश यादव से ज्यादा बड़े नेता हैं? नहीं, या आपने आप समाजवादी चलिए ठीक है, मैं यहाँ पे खत्म, मैं खत्म कर दूंगी। लीजिए। आपने पीडीए आपने कहा, मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि जब अखिलेश यादव ने पिछला दलित अल्पसंख्यक की यहाँ पर बात करी, तो क्या इस समाज के अंदर में, इस देश के अंदर में पिछला दलित अल्पसंख्यक के अलावा क्या कोई नहीं रहता है? अब ये इसका जवाब, अब सुन लीजिए। अब देखिए, अब आप बोलने नहीं देंगे तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। और मैं कहता हूं कि वो ए से आधी आबादी भी कह रहे हैं, ए से अगले भी कह रहे हैं, तो फिर आप सबका साथ सबका विकास सर्वजन सुखाए का आपने नारा क्यों दिया, नहीं दिया? फिर आप ये पीडीए लेकर क्यों आ गए? अगर आप सबको ही लेकर चल रहे हो तो फिर आपने ये पीडीए क्यों लिखा? उसमें पीडीए का तो कोई अर्थ होगा ना। तो भारतीय जनता पार्टी पीडीए से क्यों घबरा रही है? पीडीए नहीं, भारतीय वही बार अखिलेश यादव कहते हैं कि हमारे पीडीए फॉर्मूले से बहुत हड़बड़ आ जाती है, बीजेपी को डर है हमारे पीडीए फॉर्मूले से। क्यों? पीडीए से ना भारतीय जनता पार्टी घबराती है और ना कोई बच्चा नहीं घबराता। पहली चीज, चूंकि आपने इस देश को, इस समाज को बांटने का काम, चलिए बांटने का उन्होंने काम कर लिया। चलिए आप कह रहे हैं तो ये मुझे बताइए कि जहां पर सबसे ज्यादा उम्मीदवार ठोक रही थी बीजेपी, अयोध्या सीट, वो क्यों हार गए? मुझे बता नहीं अगर कहीं हार गए हैं तो इसका आप किस चीज से संदेश लेना चाहते हैं? राम जी को वो लेकर आए, हिंदुत्व का उन्होंने भाषण दिया। अब आपकी ये संकीर्ण सोच हो सकती है, आपको लगता है आप नहीं, इसलिए क्योंकि आपको लगता है कि राम जी सिर्फ अयोध्या के हैं। राम जी तो पूरे देश के हैं, नहीं पूरे तो वो विश्व के सीट हैं। काफी चर्चा में भी, आज भी मिल्कीपुर को संदेह में रख अब दिया सुन गया। लीजिए, अब मेरी देखिए, सुनेंगे तब मैं बता पाऊंगा। कोई सीट हारना या जीतना राम जी के प्रभुत्व को, महत्व को आप उससे ऊपर नीचे नहीं कर सकते हो। आप इस बात को समझ लीजिए। लेकिन विपक्ष तो बार बार यही कह रहा है ना कि देखिए राम जी को लेकर आए थे, उन्होंने वही ऐसा किया कि वहां से ही भारतीय जनता पार्टी को हटा दिया। इतना नाराजगी है राम जी। विपक्ष तो ये भी कह रहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार बन जाएगी तो ये संविधान को खत्म कर देंगे। विपक्ष तो ये भी कह रहा था संविधान खत्म हो गया क्या? और इस बार नहीं, 2014 में मोदी जी जीते, 2019 क्या में मुझे फुल मेजोरिटी में जीते। ठीक है, लेकिन एक बात मुझे बताइए, आप कहते हैं कि सारे भ्रष्टाचारी विपक्ष में हैं, लेकिन वही भ्रष्टाचारी जब विपक्ष में था तभी वो भ्रष्टाचारी है, भारतीय जनता पार्टी में आ जाता है तो ये संविधान पे तो बात आई। अब इसका भी जवाब ले लीजिए ना। हमने किसी को कहा कि ये भ्रष्टाचारी हैं राय साहब? ठीक है, आप जब तक इंडी गठबंधन में थे आपने कहा नहीं ये कोई भ्रष्टाचारी नहीं, भाजपा तो आरोप लगा रही। और हमने जब इनको ले लिया तो यही इंडी गठबंधन अब कह रहे अरे वो तो भ्रष्टाचारी था। ये कैसा दोगला खेल है भाई? आप इसका तो जवाब दो। जब हमने कहा था तब इंडी गठबंधन कह रहा था नहीं कोई भ्रष्टाचारी नहीं। तो फिर आप सेम ही तो कर रहे हैं ना, फिर अपने पास बुलाकर आप उसके सारे मुकदमे। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, जब हमने ले लिया तो वही इंडी गठबंधन जो कहता था कि नहीं ये भ्रष्टाचारी नहीं, अब वो अपने आदमी को बोल रहा, कह रहे नहीं वो तो भ्रष्टाचारी नहीं, उन्होंने तो निकाल दिया ना, अपने से निकाला और फिर आप लोगों ने लेके उसे निकाल दिया। आप ठीक हो, निकाल दिया। इंडी गठबंधन से कोई निकाला नहीं जाता है, इंडी गठबंधन को छोड़ के लोग आते। कोई एक नेता बताइए कोई छोड़ के आया, ये बताइए मुझे। ये अरे निकाला किसको है ये बताइए। आप तो जानती हैं कि लोटस के तहत कई हाँ जी, आप इनसे पूछ लीजिए भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पे कब वोट मांगी, इनसे पूछ लीजिए जरा, पूछिए जरा इधर। आप बताइए विकास के नाम पे, भारतीय धर्म के जनता नाम पे, भारतीय अरे भाई सुन, हाँ? ये कटेंगे बटेंगे क्या है, हैं? भारत में 5000 से ज़्यादा जातियां रहती हैं, भारत में 500 से ज़्यादा जनजातियां रहती हैं, भारत में 7 से 9 से ज़्यादा धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। ये सांस्कृतिक विविधता, धर्मनिरपेक्ष देश है।
यहाँ पे इस तरीके की सांप्रदायिकता को नहीं स्वीकार किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का जो एक भावी प्रधानमंत्री, सुन लीजिए मेरी बात, फिर आप बात कर रहे हैं, सुन लीजिए मेरी बात। उसमें लोगों को और पत्रकारों को भी, आप जैसे पत्रकारों को बुलाया जाता था कि आप अपनी जात बताइए, आप किस धर्म के, आप किस जाति के हैं, आप पूछ लीजिए। राहुल गांधी से संसद में क्यों जाती उनकी जाति पूछ ली जाती है, आप मुझे बताइए। मैं इनसे पूछ रहा हूँ, हाँ, बताइए। मैं इनसे पूछ रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के भावी प्रधानमंत्री हैं योगी जी, उन्होंने विकास के नाम से वोट मांगने के बजाय अभी जो उपचुनाव है मिल्कीपुर में, वहाँ पे जब जाते हैं तो वो ये बटेंगे कटेंगे, मतलब बटेंगे अगर तो कटेंगे। आप कब एक थे ये बता दीजिए हमको, इतिहास में कब एक थे, आपने कब स्वीकृति दी है समाज को, बता दीजिए हमको। चलिए, क्या इस पे इत्तेफाक रखते हैं, ये डीएनए वाला जो बयान दिया है योगी आदित्यनाथ ने, कि जो बांटने की बात करता है, एक मिनट चुप हो जाइए, जो बांटने की बात करता है उसका डीएनए दुर्योधन का है, रावण का है। ऐसा है, हमको कुछ कहना नहीं है। यदि यहाँ कटने बटने की बात आ रही है तो बीजेपी की एक संस्था है और वो युवा शाखा, और युवा शाखा में यदि बीजेपी के लोग रहे होंगे पहले तो एक इनका वो नारा था, राष्ट्र शक्ति जनशक्ति, जनशक्ति राष्ट्र शक्ति। ये जो है आरएसएस की जो युवा विंग थी उसका ये नारा था। लेकिन सवाल इस देश का है कि कटोगे बटोगे, बटोगे कटोगे, ये आज की नई परिभाषा आ गई इनकी। इसलिए परिभाषा आई कि इसलिए कि हमारा जो देश है, हर जात के लोगों ने देश की लड़ाई लड़ी थी। सर्वधर्म समभाव की बात न करके, सर्वधर्म समभाव की बात न करके ये केवल दो चीज़ कर रहे हैं, कटोगे बटोगे तो कटोगे, कटोगे तो बटोगे। लेकिन समाज ये है कि इनका शुरू से आज ये भारतीय जनता पार्टी बनी है। पहले ये जनसंघ थी, जनसंघ के लोग दंगा फसाद कौन कराता था, इधर की चीज इधर की चीज इधर, मंदिर है तो मस्जिद है तो मंदिर में, इन लोगों का यही उस समय का नारा था। आज हमारे देश की स्थिति यह हो गई है कि बनारस में, मैं बनारस की बात कर रहा हूँ, बनारस में पहले 4 घर के बाद यदि बनारसी कोई होगा यहाँ तो इस चीज़ को जानता होगा, या पत्रकार होंगे तो जानते होंगे, हर 4 घर के बाद एक मंदिर हुआ करता था, और वो मंदिर आज नहीं है। किसने तोड़वा दिए, कौन है? ये योगी और मोदी तोड़वाए। देखिए, यहाँ पर बहुत सब लोग शोर शराबा बढ़ा रहे हैं, मुझे डिबेट खत्म करनी होगी। देखिए, तमाम इसी तरह के मुद्दों पे हम इसी तरह चर्चा करते रहेंगे। उपचुनाव है और ये जो बयानबाजियाँ तेज हो रही है, क्या लोग सोच रहे हैं, हमने आपको सुनवाया है। तमाम इसी तरह के मुद्दों पे चर्चा होती रहेगी। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं है तब्बास, होपीएम न्यूज़।